नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, आरएसएस की टॉप लीडरशिप ने यह फैसला कर लिया है कि चंपत राय को राम मंदिर परिसर से हटा दिया जाएगा। चंपत राय को अयोध्या से विदा करके मीलों दूर ट्रांसफर करके नई जिम्मेदारी दी जाएगी। चंपत राय की तरफ से तर्क दिया गया था कि उनके हटाए जाने से सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, पर आरएसएस के टॉप लीडर्स के मुताबिक वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है। पहले चंपत राय और अनिल मिश्रा को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, फिर उनके रिप्लेसमेंट के लिए 2 नए नाम तय कर लिए गए हैं। निर्णय हो चुका, अब फैसला सिर्फ इसकी घोषणा की टाइमिंग पर है। पता यह लगा कि राम मंदिर ट्रस्ट की हर 3 महीने के बाद जो मीटिंग होती थी, पहले वो मीटिंग 11 जुलाई को रखी गई थी, लेकिन अब यह मीटिंग 6 जुलाई को होगी। इसी बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को औपचारिक तौर पर मंजूर किया जाएगा। ट्रस्ट से पूरी तरह छुट्टी होने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा पर भी शिकंजा कसेगा। पुलिस चंपत राय का बयान दर्ज कर चुकी है। अब अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ की तैयारी हो रही है। इस मामले में जो 8 आरोपी अरेस्ट हुए हैं, उन्हें 13 जुलाई तक के लिए जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने कोर्ट से इन आरोपियों की कस्टडी क्यों नहीं मांगी, रिमांड क्यों नहीं मांगा, बैंक्स को आज पुलिस ने नोटिस क्यों दिए, यह सब आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात सुनवाता हूं। मोहन भागवत ने स्वयं सेवकों को जो नसीहत दी, वो सुनकर आपको अंदाजा लगेगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। मोहन भागवत ने कहा कि अहंकार बड़े बड़ों को लिए डूबता है। अहंकारी व्यक्ति अपना भी नुकसान करता है और संगठन की भी बदनामी करवाता है। हालांकि मोहन भागवत ने चंपत राय का नाम नहीं लिया, लेकिन राम मंदिर की बात की और इसे जिस अंदाज में स्वयं सेवकों से कहा, वो एक चेतावनी थी और इससे साफ हो गया कि इशारा चंपत राय की तरफ है। अयोध्या में जो हुआ, उससे सबक लेने की जरूरत है। मुक्त संग रहना और अनामवादी रहना बहुत कठिन काम है। योगियों को भी संभव नहीं होता। अहंकार के बारे में ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है कि बड़ा विचित्र है। इस अहंकार की गोष्ठ, उसकी गोष्ठी, उसका स्वभाव बड़ा विचित्र है। जो कुछ नहीं जानता उसको नहीं पकड़ता, जो जानता है उसका कंठ पकड़ लेता और प्राण ही ले लेता। तो इसलिए जितना अच्छा कार्यकर्ता, जितना यशस्वी कार्यकर्ता, जितना मुख्य कार्यकर्ता, उतना उसको अनहमवादी रहना चाहिए। और हम सब टीम वर्क में सदा लगे रहते तो इससे अपने आप बचाव होता है। हम कोई महापुरुष नहीं है, हम मनुष्य है, हमको अहंकार है और विविध प्रकार से वो प्रकट होता है। लेकिन वो अहंकार प्रकट होकर अपने संगठन का नुकसान न करे, इसलिए अपने मुट्ठी में सब कुछ नहीं रखना, सामूहिकता से चलाना, एक सूत्रता होनी चाहिए। हम तो एक सूत्र का मतलब सब एक के मुट्ठी में है और बाकी सब बताया हुआ काम करने वाले, ऐसा नहीं है। सबका चिंतन होता है, सबका चिंतन मिलकर सहमति बनती है, सहमति के आधार पर आगे जाते हैं। इसमें पूर्वाग्रह और अहंकार कट जाते हैं। ध्यान में रखना कि कितने भी हम बुद्धिमान है तो भी सब बातें मेरे मन से होगी ऐसा नहीं है। सब लोग काम करते हैं, तो सबका मिलकर जो तय होता है वो करना, अनहमवादी होना चाहिए। मोहन भागवत ने इशारों में बहुत कुछ कह दिया। चंपत राय के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताता हूं। जब 5 फरवरी 2020 को सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर्स का ऐलान किया था, उसमें चंपत राय का नाम नहीं था। लेकिन 14 दिन के बाद 19 फरवरी को ट्रस्ट की पहली मीटिंग हुई तो चंपत राय प्रकट हो गए। ट्रस्ट की पहली मीटिंग में चंपत राय को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। उसके बाद से अयोध्या में ट्रस्ट का सबसे बड़ा चेहरा चंपत राय बन गए। उन्होंने मंदिर के सारे मैनेजमेंट को अपने कंट्रोल में ले लिया। यहां तक कि मंदिर में किसे प्रोग्राम में बुलाना है, किसे नहीं बुलाना है, इसका फैसला भी चंपत राय ही करते थे।
मंदिर में सफाई कर्मचारी से लेकर पुजारियों की नियुक्ति तक सब कुछ चंपत राय के जिम्मे था, जिसमें नोटों की गिनती का काम भी शामिल था। चंपत राय 35 साल पहले अयोध्या आए थे, तब से यहीं जमे हुए हैं। बिजनौर के रहने वाले चंपत राय पहले केमिस्ट्री के टीचर थे। इमरजेंसी के दौरान जेल जाना हुआ, वहां वो संघ से जुड़ गए और 1989 में जब मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो उन्हें विश्व हिंदू परिषद में काम करने के लिए भेजा गया। वो वीएचपी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल के बेहद करीबी बन गए। 92 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद सीबीआई ने चंपत राय को भी आरोपी बनाया था। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक राम मंदिर के सारे मुकदमों में लीगल प्रभारी चंपत राय ही थे। राम मंदिर केस में फैसला होने के बाद चंपत राय का रुतबा बढ़ा तो अहंकार भी बढ़ गया। चंपत राय का दबदबा इस कदर था कि मंदिर ट्रस्ट के ज्यादातर मेंबर मंदिर का कामकाज देखने आते ही नहीं थे। चंपत राय ही कभी मीटिंग में ट्रस्ट की डिटेल दे दें तो दे दें, वरना उनसे सवाल पूछने की हिम्मत कोई नहीं करता था। अनिल मिश्रा 24 घंटे उनके साथ रहते थे और दोनों मिलकर सारे फैसले करते थे। चंपत राय का दूसरा विश्वास पात्र था रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। चंपत राय ने टिन्नू यादव को पहले कारसेवकपुरम में ट्रस्ट की गाड़ियां चलाने के काम में लगाया, फिर अपना ड्राइवर बना लिया और उसके बाद मंदिर में सेवादार बना दिया। उसे चढ़ावे की काउंटिंग की निगरानी का काम सौंप दिया। दान पात्रों की चाबी भी टिन्नू यादव के पास ही रहती थी। इसी का फायदा उठाकर टिन्नू यादव ने अपने रिश्तेदारों को काउंटिंग के काम में लगा दिया। चढ़ावे में चोरी पकड़ी गई, लेकिन आखिरी वक्त तक चंपत राय ने टिन्नू और बाकी आरोपियों के पाप को छुपाने की पूरी कोशिश की। हैरानी की बात तो यह कि जब चंपत राय ने लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला के घर से चढ़ावे में चोरी की रकम बरामद कर ली, उसके बाद भी उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश की। अब इसकी वीडियो सबूत के तौर पर सामने आ गए हैं। मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि चंपत राय को 4 जून को चढ़ावे में चोरी के सबूत मिले थे। इसके बाद 5 जून को चंपत राय खुद उन लोगों के घर पहुंच गए जो सीसीटीवी कैमरों में नोटों की गड्डियां जेबों में रखते दिखाई दिए थे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये 5 जून की हैं। रात करीब 8:30 बजे अविनाश शुक्ला के घर पर रेड की गई। 13 मिनट के बाद अविनाश शुक्ला के घर से 2 पुलिस वाले और ट्रस्ट के कर्मचारी निकले। उनमें से एक के हाथ में बरामद की गई रकम से भरा बैग भी है। सब कुछ क्लियर था। पुलिस ने चंपत राय से तुरंत एफआईआर दर्ज करवाने की रिक्वेस्ट की। चंपत राय तैयार नहीं हुए, लेकिन जब 6 जून को बात लीक हो गई, चढ़ावे में लूट की चर्चा शुरू हो गई, इसके बाद भी 7 जून को चंपत राय ने बयान दिया कि कोई उल्लेखनीय गड़बड़ी नहीं हुई है, चढ़ावे में चोरी जैसी कोई बात नहीं है। पता तो यह भी लगा कि चढ़ावे की लूट करने वालों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने के बजाय चंपत राय ने इस बात की जांच शुरू कर दी कि चोरी की बात लीक कैसे हुई, मंदिर के किस कर्मचारी ने यह बात मीडिया तक पहुंचाई। अचरज की बात यह है कि वीएचपी के कुछ नेता अभी भी चंपत राय का बचाव कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि चंपत राय ने पुलिस में शिकायत करने से पहले अगर खुद मामले की जांच की, चढ़ावे की लूटी गई रकम बरामद की, इसमें कौन सी गलत बात है। अब एसआईटी जांच कर रही है, पुलिस एक्शन शुरू हो गया है, फिर भी किसी को कोई कमी लगती है तो वो कोर्ट जा सकता है। 80 लाख रुपए उन्होंने रिकवर किए, ऐसा मेरे ध्यान में आया है। बैंकों से लौटाया गया, ये मेरे ध्यान में नहीं है। जब ट्रस्टियों को ये शिकायत मिली कि ऐसा हो रहा है, तो उनका कर्तव्य था कि कहीं भी जाने से पहले वो इस शिकायत को जांच लें। उन्होंने जांचा, उस क्रम में कुछ लोगों ने अपनी गलती मान ली और बाकी और पैसा लौटाया। तो ये तो हुआ है, ट्रस्टीज को ये करना चाहिए था। तो उन्होंने जांच भी की थोड़ी सी और थोड़ा एक्शन भी लिया। जांच होनी चाहिए, जांच ईमानदारी से होनी चाहिए। अगर जांच ईमानदारी से और ठीक से नहीं होती है, या अन्यथा भी कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है तो जाए। चंपत राय को लेकर जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, उससे आरएसएस और वीएचपी के कुछ लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि चंपत जी ने 35 साल समाज की सेवा की, राम मंदिर के लिए जीवन खपा दिया,
लेकिन इन पैरोकारों को यह भी बताना चाहिए कि जैसे जैसे रामलला का मंदिर बनता गया वैसे वैसे चंपत राय बदलते गए। उन्होंने राम मंदिर को अपना शोरूम बना लिया। मंदिर के प्रबंधन पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए किसी को अंदर पैर नहीं रखने दिया। ताला चाबी, हिसाब किताब, साफ सफाई सब अपने कब्जे में रखा। सबको पता है कि चंपत राय को अहंकार हो गया था। सबने देखा कि चंपत राय बात बात पर चिल्लाने लगते थे। 1.5 साल से आरएसएस की टॉप लीडरशिप उनसे कुछ प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करने की बात कह रही थी, सिस्टम बनाने के लिए कह रही थी, पर चंपत राय टालते रहे, जिद पर अड़े रहे। एक सीईओ का नाम फाइनल हो गया था। चंपत जी ने सीईओ की नियुक्ति यह कहकर रोक दी कि एक बार नानाजी देशमुख ने चित्रकूट में इस व्यक्ति को अपॉइंट करने से रोक दिया था। जब दान में चोरी का मामला खुला तो भी चंपत राय ने किसी को इन्वॉल्व नहीं किया। वो खुद पुलिस बन गए, खुद इन्वेस्टिगेटर बन गए और खुद कोर्ट बनकर चुराए गए माल की रिकवरी के लिए निकल पड़े। इससे छोटी मोटी चोरी का नाम देकर लीपापोती करने की कोशिश की। दुनिया भर में प्रभु राम के भक्तों को चोट पहुंचाने वाले चंपत राय की इन हरकतों को डिफेंड कैसे किया जा सकता है? क्या राम मंदिर को शोरूम बनाकर लूट का तमाशा देखने वाले को राम मंदिर से हमेशा के लिए बाहर नहीं किया जाना चाहिए? क्या एक व्यक्ति के जिद और अहंकार के कारण आरएसएस जैसे संगठन की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाया जा सकता है? चढ़ावे की लूट के मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है, लेकिन लोगों का कहना है कि सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। अनिल मिश्रा को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए। उनकी भी गहराई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि अनिल मिश्रा चंपत राय के सबसे विश्वस्त थे। चंपत राय ने मंदिर की सारी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा को सौंप दी थी और आरोप यह है कि अनिल मिश्रा ने इसका जमकर फायदा उठाया। चढ़ावे की काउंटिंग में सबसे ज्यादा लोगों की तैनाती अनिल मिश्रा की सिफारिश पर हुई। अनिल मिश्रा पर भी आमदनी से ज्यादा प्रॉपर्टी बनाने का इल्जाम है। अयोध्या में अनिल मिश्रा को बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि राम मंदिर के शिलान्यास में वो मुख्य यजमान थे। अनिल मिश्रा अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं, लेकिन 50 साल से अयोध्या में ही रह रहे हैं। पेशे से होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद संघ के काम में लग गए। उन्हें अवध प्रांत का कार्यवाह बनाया गया और इसके बाद 2020 में राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर बने। ट्रस्ट का सदस्य बनने के बाद अनिल मिश्रा के दिन बदल गए। ट्रस्ट के सारे फाइनेंशियल काम उन्हीं की देखरेख में थे। चढ़ावे की काउंटिंग और उस पर निगरानी की जिम्मेदारी भी अनिल मिश्रा के पास थी। उनका ऑफिस काउंटिंग सेंटर के बगल में था। वैसे तो चढ़ावा गिनने की जिम्मेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की थी, लेकिन अनिल मिश्रा की सिफारिश पर बैंक ने कई लोगों को बिना जांचे परखे इस काम में लगा दिया। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा, इन सबको अनिल मिश्रा की सिफारिश पर ही गिनती के काम में लगाया गया था। हैरानी की बात तो है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी भी अनिल मिश्रा के घर पर ही किराएदार थे। जब बैंक के कर्मचारी से इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नारायण ने सवाल किया तो वो ये राज खुलने पर फड़क गए। सवाल इसलिए है कि भाई अनिल मिश्रा का घर है ये, एसबीआई काउंटिंग करता है, एसबीआई का अधिकारी या तो यहाँ रहता है या मिलने आया, 2 ऑप्शन है। तो अगर यहाँ रहता है तो अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं? भाई जिस हम भैया हम यहाँ पे रह रहे हैं, किराया दे रहे हैं। आज जो प्रॉब्लम हुआ है इससे 10 साल से हम रह रहे हैं। अच्छा, जब से 4 साल 6 साल से जब से मैं मेरी पोस्टिंग हुई तब से हम रह रहे हैं। अच्छा, तब से आप इसका क्या मतलब है कि इसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बताइए? हाँ, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए पैदा हुआ कि काउंटिंग की जिम्मेदारी एसबीआई की, कैश जमा होता है एसबीआई में, एसबीआई का कर्मचारी अनिल मिश्रा के घर रह रहा, तो गड़बड़ नहीं रहता। नहीं, आप बताइए। रहना कोई जुर्म है? नहीं, जुर्म नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये फैक्ट कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, जानकारी इंटरेस्टिंग नहीं है। आप इसको मसाला बना के दिखाएंगे टीवी में तब इंटरेस्टिंग बनेगा, अदरवाइज कोई क्या वीडियो खींच रहा है यार? बैंक की तरफ से बोलने का, किसी का कुछ करने का हमारे पास अधिकार नहीं। तो आप यहाँ क्यों आए थे? अनिल मिश्रा जी के यहाँ आप क्यों आए हैं ये तो बताइए ना। अनिल मिश्रा जी के एसबीआई का भी तो उसमें आप अयोध्या बैंक के एसबीआई के हैं कर्मचारी, यहाँ क्या कर रहे थे आप उनके यहाँ अनिल मिश्रा जी की आपकी कार खड़ी है 4 साल से। ये 4 साल, तो बस वही बता दीजिए और क्या, रेंट पे रह रहे हैं। रेंट पे रह रहे हैं। तो सवाल हमने जब इनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे हैं, एसबीआई के अधिकारी हैं, तो उन्होंने यही कहा कि
मैं यहाँ अनिल मिश्रा के घर पर किराए पर रहता हूँ। 4 साल से यहाँ लगातार किराए पे हूँ, जब से उनकी यहाँ अयोध्या में पोस्टिंग है। अब छोटी छोटी बातों से नेक्सस पता चलता है। राम मंदिर से जुड़ने के बाद अनिल मिश्रा का पूरा परिवार खूब फला फूला। अनिल मिश्रा के तीनों बेटों में से 2 अयोध्या में ही रहते हैं। बड़े बेटे रवि मिश्रा का राम मंदिर के दक्षिणी द्वार के पास ही राम भोग नाम से एक रेस्टोरेंट है। अयोध्या में ही उसकी एक दवा की दुकान भी है। सवाल है कि राम मंदिर के बिल्कुल करीब अनिल मिश्रा के बेटे को दुकान की जगह मिलना क्या सिर्फ संयोग है? राम मंदिर के प्रवेश द्वार के दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल है। इसमें अनिल मिश्रा का दूसरा बेटा शुभ्रांशु मिश्रा डॉक्टर है। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने अनिल मिश्रा के बेटे रवि मिश्रा से बात की। रवि मिश्रा ने कहा कि अगर अनिल मिश्रा को हेराफेरी कर रहे होते तो उनको इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती। अब जांच हो रही है, सच सामने आ जाएगा। जो बात हमारी उनकी होती है वो उनकी होती है, आप उस बारे में मत करिए। ऑफिशियल बात करिए हमसे, तो ऑफिशियल जवाब देंगे आपको। खाली हम ऑफिशियल चीजें पूछ रहे हैं। चीज मैं बता तो रहा हूँ, इसके लिए एसआईटी बनी हुई है। आप लोगों ने कभी मतलब जानकारी उनसे नहीं ली? हम इस बारे में जानकारी नहीं लेते। हमारा काम अलग है, उनका काम अलग है। वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। इतने समय से वो इतने पदों पे रहे हैं, रजिस्ट्रार रहे हैं, उसके बाद संगठनों में काम किया है। अगर ऐसी कुछ बात होती तो इस पद पे भेजे ही ना जाते ना। इस पद पे भेजे गए तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी। अब कोई इल्जाम लगाता है, लगाने दीजिए, क्या कर सकते हैं हम? पूरी दुनिया का मुंह तो बंद नहीं कर सकते। आप क्या करते हैं रवि जी? मेरा दवाइयों का काम है, मेरा एक रेस्टोरेंट है छोटा सा। अब पुलिस सारी कड़ियां एक एक करके जोड़ रही है, जांच चल रही है। चंपत राय का बयान दर्ज हो गया है। अब अनिल मिश्रा से पूछताछ होनी है। हमारी संवाददाता रुचि कुमार के पास में काफी सारी डिटेल्स है। रुचि, चंपत राय और अनिल मिश्रा के बारे में क्या जानकारी मिली पुलिस के पास? पुलिस ने चंपत राय का, जो अयोध्या की पुलिस है जिसने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, चंपत राय का बयान दर्ज किया। उनसे पूछताछ की गई है। चंपत राय से सारी चीजें पूछी गई कि कैसे ये चोरी हो रही थी, आपको कब पता चला, फिर आपने क्या किया, पुलिस को क्यों नहीं आपने मुकदमा लिखवाया, जो लोग यहाँ पर काउंटिंग कर रहे थे आखिर उनको कैसे आपने रखा, किसने किसने सिफारिश की, उनकी जांच क्यों नहीं कराई गई, पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराए गए, ये सारे सवाल चंपत राय से पुलिस ने पूछी है। अब एसआईटी तो चंपत राय से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। चंपत राय लगातार ये कह रहे हैं, एसआईटी के सामने भी चंपत राय ने कहा और पुलिस को भी जो बयान दिया है उसमें भी चंपत राय कह रहे हैं कि वहाँ कुछ हमने गड़बड़ नहीं किया। जैसे ही हमें पता चला कि वहाँ पर कुछ चंद चढ़ावे की चोरी हो रही है, हमने फौरन जाँच पड़ताल की और जिन लोगों पे शक था हम उनके घर गए, पैसा बरामद कराया, हमने एक ट्रस्ट में वापस किया और फिर उनके घर वाले हमारे पास आए, माफ़ी मांगने लगे, हाथ पैर जोड़ने लगे। तो पुराने लोग थे, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे जानने वाले थे, पहले काम किया था मंदिर आंदोलन में, तो हमने उनको माफ़ कर दिया और कुछ नहीं था ऐसा। और जो चोरी हुई वो सब सीसीटीवी में आई, उसके अलावा वहाँ मंदिर में कोई चोरी नहीं हुई। इस तरह का बयान चंपत राय ने पुलिस को दिया है। अब जहाँ तक सवाल डॉक्टर अनिल मिश्रा का है, एसआईटी को तो अनिल मिश्रा ने ज़्यादा कोऑपरेट नहीं किया। एसआईटी ने जो सवाल पूछे, पहले डॉक्टर अनिल मिश्रा थे नहीं, वो केरल गए हुए थे अपनी आँख का इलाज कराने। जैसे ही ये मामला उठा वो फ़ौरन केरल चले गए थे, बाद में वो लौट के आए, एसआईटी के सामने पेश हुए, लेकिन ज़्यादा जवाब वो नहीं दे रहे थे, गोल गोल घुमा रहे थे, ऐसा एसआईटी के सोर्स बता रहे हैं। अब जो अयोध्या की पुलिस है जिसने 8 लोगों की गिरफ्तारी की है, क्रिमिनल केस चल रहा है, वो पूछताछ करेगी अनिल मिश्रा से। फिलहाल ये पूछताछ नहीं हुई है, लेकिन जितनी हमारी बात हुई है रजत जी, उसमें यही पता चल रहा है कि जैसे आपने कहा कि अहंकार ले डूबता है बड़ों बड़ों को, तो चंपत राय को तो अहंकार ले डूबा, क्योंकि चंपत राय को ऐसा लगता था कि वो हर चीज़ के जानकार हैं, उनको हर चीज़ पता है कि रॉकेट साइंस भी पता है उनको, पैसा गिनना की मशीन भी उनके अंदर लगी हुई है, बैंक में कैसे सिस्टम काम करता है ये भी उनको पता है, मंदिर में कैसी सिक्योरिटी होनी चाहिए ये भी पता है। पुलिस कह रही है कि हमारी तो वो मदद ही नहीं लेते थे, हम उनसे कहते थे कि यहाँ कैमरे बढ़ाइए, यहाँ सिक्योरिटी रखिए, अगर कोई आदमी बार बार मंदिर आ रहा है और इधर उधर घूम रहा है उसके ऊपर नज़र रखिए, तो हमें वो कुछ भी नहीं करने देते थे। और जो जहाँ तक ये सीसीटीवी का सवाल है रजत जी, जो एसओपीज थी वो 180 दिन की थी, अब इन लोगों ने उसको 45 दिन कर दिया। तो चंपत राय तो अपने को क्योंकि समझते थे, और टिन्नू यादव सब कुछ थे चंपत राय के, लोग कह रहे कि उनकी सब्जी भी वही लाते थे और सारा काम भी टिन्नू ही करते थे।
तो वो तो इसमें चले गए। लेकिन अनिल मिश्रा के लिए बहुत तरह की बातें हैं कि अनिल मिश्रा जब ट्रस्ट बना था तो वो उनके ऊपर कई तरह के आरोप थे। उस समय होम्योपैथी विभाग में वो थे और उनके ऊपर आरोप थे, उनको ऐसा लग रहा था कि उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सिफारिश लगाई, ब्राह्मणों को जमा किया, अयोध्या के लोगों को जमा किया और ट्रस्ट में किसी तरह अपनी जगह बना ली। अब ट्रस्ट में जब जगह बन गई तो उनका रुतबा रजत जी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। कहीं भी वो जाते तो बहुत ही आदर की नज़र से देखे जाते वो, और साउथ वाउथ में तो बहुत ही ज़्यादा उनका रुतबा था। तो उस रुतबे का उन्होंने इस्तेमाल किया और आप इस तरह से कह सकते हैं उसका मिसयूज़ किया, अपने लोगों को इसमें सब भर्ती कर लिया। जितने लोग अभी जिनके नाम सामने आए हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें अनिल मिश्रा के कितने लोग हैं। तो अनिल मिश्रा का बड़ा रोल पुलिस को फिलहाल नज़र आ रहा है। अब जो पुलिस है अयोध्या की वो पूछताछ करेगी अनिल मिश्रा से। और भी बहुत सारे लोग हैं जो नज़र में हैं पुलिस के। अब पुलिस ये भी कह रही है कि चंपत राय ये कह रहे हैं कि जब पहली बार पता चला हमें बैंक के अधिकारियों से, एक बैंक अधिकारी ने वहाँ पर किसी को पैसा चोरी करते हुए पकड़ा और उसके बाद वो बाथरूम जब भागा तो बैंक अधिकारी उसके पीछे गया। बाथरूम के शेल्फ में लाखों रुपए रखे हुए थे। अब ये चंपत राय नहीं बता पा रहे हैं कि बैंक वालों ने पकड़ लिया तो आपने क्यों नहीं पकड़ा, अनिल मिश्रा ने क्यों नहीं पकड़ा। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अनिल मिश्रा को भी देने होंगे और चंपत राय को भी देने होंगे। जी रजत जी। रुचि, आपकी बात बिल्कुल सही है कि चंपत राय ने सोचा कि सब कुछ उनके हाथ में है और देखिए पता लगने के बाद भी वो खुद ही पुलिस बन गए और खुद ही जज बन के माफ भी कर दिया। तो इतना कंट्रोल अपने हाथ पे रहे और फिर सारी डिपेंडेंस अनिल मिश्रा के ऊपर थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुचि, आपने जो जानकारी दी है वो बहुत ही यूजफुल है और उससे पूरी चीज को एक पर्सपेक्टिव में समझने में बहुत मदद मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पुलिस अनिल मिश्रा से पूछताछ करेगी, ये रुचि बता रही हैं। उन्हें पूछताछ के लिए समन भेज दिया गया है। दूसरी तरफ जो 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनकी जुडिशियल रिमांड आज 14 दिनों के लिए बढ़ गई। अब सभी 8 आरोपी 13 जुलाई तक जेल में रहेंगे। आज सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने रिमांड की मांग नहीं की, इसलिए कोर्ट ने सभी को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। हालांकि इन सबके खिलाफ पुलिस की जांच अभी चल रही है, घरों की तलाशी चल रही है। आज भी पुलिस ने आरोपियों के घरों से कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। इनमें जमीनों के रजिस्ट्री के कागजात हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं और अलग अलग बैंकों की पासबुक्स शामिल हैं। कुछ लोगों के घर से बड़ी मात्रा में गहने बरामद हुए हैं। ज्वेलरी खरीदे जाने की रसीदें मिली हैं। अब पुलिस जांच करे कि यह संपत्ति और ज्वेलरी चढ़ावे में चोरी की रकम से तो नहीं खरीदी गई, कहीं ये ज्वेलरी वो तो नहीं है जो चढ़ावे में आई थी। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने आज कोर्ट को बताया कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। आरोपियों के यहां से जो ज्वेलरी, कैश और डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है और वेरिफिकेशन के बाद, डॉक्यूमेंट की पड़ताल के बाद आरोपियों के फोन की फॉरेंसिक जांच होगी। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स का मनी ट्रेल जोड़ा जाएगा और इसके बाद पुलिस सवालों की लिस्ट तैयार करके आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी। अयोध्या से अभय पाराशर हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अभय, पुलिस ने आज इन आरोपियों को रिमांड पर क्यों नहीं लिया, ये सब लोग पूछ रहे हैं। नॉर्मली तो पुलिस रिमांड पर लेती है फिर पूछताछ करती है। बिल्कुल रजत जी, हमारी यूपी के एक पुलिस अधिकारी से बात हुई। यही हमने उनसे पूछा कि आखिरकार आरोपियों को कस्टडी में लेना चाहिए था, कस्टडी में क्यों नहीं लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रजत जी, जो फाइनेंशियल क्राइम वाले मामले होते हैं यूपी के अंदर, सिस्टम यही है कि फाइनेंशियल क्राइम के अंदर आरोपी की 24 घंटे की कस्टडी और अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो 48 घंटे की कस्टडी ही ज्यादातर मामलों में दी जाती है। पुलिस का यह कहना है कि जब इन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इन्हें ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, उस वक्त 3 दिन की छुट्टी थी, मुहर्रम और फिर सैटरडे संडे 3 दिन की छुट्टी थी। लेकिन पुलिस के पास ट्रस्ट से जुड़े हुए कागजात, इसके अलावा आरोपियों के प्रॉपर्टीज, आरोपियों के परिवार के लोगों से जो संदिग्ध दस्तावेज मिले थे, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स थे। एसबीआई बैंक की तरफ से काफी डॉक्यूमेंट्स पुलिस के पास थे, लेकिन इन सबको डीपली स्टडी करना इन 3 दिनों के अंदर संभव नहीं था। पुलिस ने यह बात भी साफ करी कि अब क्योंकि आरोपी 14 दिन के लिए जेल में हैं,
लेकिन जैसे ही इन डॉक्यूमेंट्स की स्टडी हो जाएगी, उसके बाद जैसे ही आईओ को लगेगा कि किसी भी आरोपी से कोई चीज वेरीफाई करनी है या फिर उससे पूछताछ करनी जरूरी है, तो पुलिस की टीम कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन देगी और जेल में जाकर जितने भी आरोपी हैं जिससे पूछताछ की जरूरत होगी उसके बयान भी दर्ज करेगी और उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी जेल के अंदर करेगी। और अगर आगे ऐसा लगता है कि किसी भी आरोपी को कहीं रिकवरी के लिए लेके जाना है या फिर मंदिर के अंदर लेकर जाना है, तभी पुलिस की टीम एक एप्लीकेशन लगाएगी कि हमें पुलिस कस्टडी की जरूरत है। इसके लिए पुलिस के पास 60 दिन का समय है। 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है, तो 60 दिन में कभी भी इन आरोपियों की 1 या 2 दिन की पुलिस कस्टडी ली जा सकती है। अब पुलिस को यह भी पता करने की जरूरत है ना कि ये जो राम मंदिर में जो लोग हैं, जो लोग पकड़े गए हैं, इनके अलावा जो लोग हैं जो नोट गिन रहे थे, वो लोग वहां कैसे नौकरी कैसे पाए, उनको किसने नौकरी दिलवाई? बिल्कुल रजत जी, हमारी सूत्रों से बात हुई कि ये जो आउटसोर्स लोग हैं इनको कैशियर कैसे बनाया गया। हमें जानकारी मिली कि लगभग 12 महीने पहले, 12 महीने 15 दिन पहले महाकुंभ जब खत्म हुआ, महाकुंभ के दौरान अचानक से अयोध्या के अंदर भक्तों का फ्लो और साथ ही जो कैश का फ्लो था वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। बहुत ज्यादा भक्त आ रहे थे, जो महाकुंभ जाते थे वो अयोध्या भी आते थे। ऐसे में ट्रस्ट के लोगों ने एसबीआई बैंक से संपर्क किया और ये कहा कि उन्हें ज्यादा लोगों की जरूरत है जो कैश गिन सके, लेकिन कुछ ऐसे लोगों का इंटरव्यू ट्रस्ट के लोगों ने ही लिया जिनका कोई बैंक का बैकग्राउंड नहीं था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जो लवकुश है, लवकुश के बारे में हमें जानकारी मिली कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी में मैकेनिक के तौर पर पार्ट टाइम जॉब करता था 12 महीने पहले, यानी कि कैशियर लगने से पहले। साथ ही फूड डिलीवरी का काम किया करता था, लेकिन किसी जानकार ने लवकुश का संपर्क, अनुकल्प का संपर्क, अविनाश शुक्ला का संपर्क ट्रस्ट में कुछ लोगों से कराया। ट्रस्ट के लोगों ने इंटरव्यू लिया और इतनी बड़ी लापरवाही हुई कि जिसका बैंक का बैकग्राउंड नहीं है उसको कैशियर के तौर पर 15 से 20 हजार रुपए की सैलरी में नौकरी दे दी। और 1 साल के अंदर इन आरोपियों ने, लवकुश ने 25 लाख की जमीन खरीदी, 60-70 लाख रुपए का एक मकान बनाकर तैयार कर दिया, तो इन्होंने चोरी करनी शुरू कर दी। तो ट्रस्ट की बड़ी लापरवाही रजत जी इन लोगों को नौकरी देने में नजर आती है। जी, अब बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो जानकारी दी। इससे यह भी पता चला कि जब कुंभ के मेले के बाद भारी भीड़ यहां आने लगी, तब फिर ये सारे लोग यहां पहुंचे और फिर ये चोरी का काम शुरू हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभय पाराशर। बड़ी बात यह कि अब चढ़ाव में चोरी की जांच का दायरा उन बैंकों तक भी पहुंच गया है जहां राम मंदिर ट्रस्ट के खाते हैं। उन बैंकों में अफसरों हैं, उनसे पूछताछ हो रही है जिनमें गिरफ्तार किए गए आरोपियों के अकाउंट्स हैं। चूंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में राम मंदिर ट्रस्ट का अकाउंट है, चढ़ावे की गिनती और उसे सुरक्षित बैंक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एसओपी के मुताबिक एसबीआई की थी। इसलिए एसबीआई के उन कर्मचारियों की लिस्ट मांगी गई है जिनकी ड्यूटी चढ़ावे की काउंटिंग में लगाई गई थी। पुलिस को एसबीआई के 2 एम्प्लॉइज रत्नेश चतुर्वेदी और गगनदीप पर शक है, क्योंकि इन दोनों को बैंक की तरफ से चढ़ावे की काउंटिंग प्रोसेस पर निगरानी के लिए तैनात किया गया था। पुलिस को लगता है कि बैंक के कर्मचारियों की मिली भगत के बगैर चढ़ावे में चोरी हो ही नहीं सकती थी। और नोट करने वाली बात है कि जो 8 लोग अरेस्ट हुए हैं उनमें से 6 एसबीआई के पैरोल पर ही थे। अनुकल्प, लवकुश, मनीष, रमाशंकर, अविनाश और करुणेश, ये सब चंपत राय और अनिल मिश्रा के विश्वास पात्र थे। इन्हीं लोगों ने 6 आरोपियों को गिनती के काम में लगाया, लेकिन इनको सैलरी बैंक से मिलती थी। पुलिस को शक है कि 6 आरोपियों की मदद गगनदीप और रत्नेश चतुर्वेदी ने की, इसलिए अब ये दोनों भी पुलिस के रडार पर हैं। इस बीच अयोध्या में जितने बैंक हैं उन सबको पुलिस ने नोटिस दिया है और राम मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों और उनसे जुड़े लोगों की जितने भी अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल देने को कहा है। पुलिस की नजर खासतौर पर एसबीआई पर है, क्योंकि चंपत राय ने पूछताछ के दौरान सारी जिम्मेदारी इसी बैंक पर डाल दी। पता चला कि चंपत राय ने पुलिस से कहा कि एसबीआई के साथ राम मंदिर ट्रस्ट का करार है, दान पत्रों से निकाली गई रकम की गिनती और उसे बैंक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एसबीआई की है, इसमें ट्रस्ट का कोई रोल है ही नहीं, इसलिए चोरी की जिम्मेदारी भी एसबीआई की है।
लेकिन सच्चाई है कि चढ़ावी की रकम की काउंटिंग के लिए जो लोग रखे गए थे वो सब चंपत राय और अनिल मिश्रा की सिफारिश पर रखे गए थे। एसओपी के मुताबिक प्रोसेस यह था कि दान पेटियों को खोलकर पैसे को काउंटिंग सेंटर तक ले जाने, फिर पैसे की काउंटिंग करने और उसे बॉक्सेस में रखकर काउंटिंग सेंटर से बैंक तक पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी बैंक की थी। लेकिन एसबीआई ने यह काम आउटसोर्स कर दिया, दूसरी एजेंसी के जरिए कर्मचारी रखे। लेकिन ट्रस्ट का कहना है कि इस सेंसिटिव काम में ट्रस्ट के विश्वास पात्र लोगों को रखा जाए, इसलिए जो लोग रखे गए थे उनके नाम चंपत राय और अनिल मिश्रा ने ही रेकमेंड किए थे। अब सवाल यह भी कि क्या बैंक को इतने बड़े पैमाने पर होने वाली चोरी के बारे में खबर तक नहीं थी? अब मैं आपको एक बड़ी बात बता रहा हूं, बैंक को चोरी की भनक लगी थी। एसबीआई ने 3 महीने पहले भी काउंटिंग में लगे स्टाफ को बदलने की राय दी थी, इसका प्रोसेस भी शुरू किया था, लेकिन चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इसका विरोध किया। किसी को हटाया नहीं गया। जानकारों ने मुझे बताया कि इसकी वजह से चोरी करने वालों के हौसले और बढ़ गए। इसलिए अब मंदिर ट्रस्ट चंदे के लिए बिल्कुल नया सिस्टम लागू होने जा रहा है। अयोध्या में जो महापाप हुआ है उसकी जांच पुलिस कर रही है, लेकिन अब इस तरह की लूट ना हो, क्या सिस्टम बने, इसके लिए क्या उपाय किए जाएंगे, इसके लिए हम देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र, क्या अब नए इंतजाम किए जाएंगे, क्या नए प्रबंध किए जाएंगे, क्या नए सिस्टम बनाए जाएंगे ताकि कम से कम आगे से इस तरह की चोरी ना हो? रजत जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि एसबीआई के एमओयू था ट्रस्ट के साथ और वो उस एमओयू को ठीक तरीके से पालन करने में नाकाम रहा, ये उसकी जिम्मेदारी थी। तो ऐसे में अब आगे के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है और 6 जुलाई को ट्रस्ट की जब बैठक होगी अयोध्या में तो उनमें 2 चीज़ें पहले होंगी। पहली तो बात तो ये कि जो 2 इस्तीफा हुए हैं चंपत राय और अनिल मिश्रा का, उस इस्तीफों का रखा जाएगा और ट्रस्ट उसे स्वीकार लेगा। साथ ही साथ संघ के तरफ से सोर्सेस से जो हमें जानकारी मिल पा रही है 2 नाम उसमें रखे जा सकते हैं इन दोनों की जगह पर, और उसमें यह भी तय करना होगा कि सेक्रेटरी जनरल कौन होगा। और दूसरी चीज जो चर्चा होगी वो ये कि आगे चढ़ावा की धनराशि को लेकर किस प्रकार की व्यवस्था अपनाई जानी है। तो उसमें उसके 2 हिस्से हैं। पहली बात तो ये कि जो चढ़ावा के रुपए दिए जाते हैं उसको लेकर अभी एक प्रपोजल पर बातचीत चल रही है कि उसमें ये कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन किया जाए। अभी जैसे चढ़ावा के लिए 20 दान पत्र हैं तो 20 दान पत्र की ज़रूरत नहीं, 19 आप हटा दें और एक ऐसा भी ना रखें कि सिर्फ डिजिटल ही रखें। अगर किसी के पास डिजिटल व्यवस्था ना हो तो उसके लिए एक दान पत्र रखा जा सकता है, लेकिन QR कोड के मार्फत डिजिटल ट्रांजैक्शन इसको बहुत ज़्यादा प्रमुखता से चढ़ावा की धनराशि के माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और उसमें स्वाभाविक तौर पर जब डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा तो ये सारी समस्याएं नहीं होंगी। दूसरी चीज़ कि जो बहुमूल्य धातुएं हैं उनको लेकर आखिर क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें एक विचार फिर से ये चल रहा है और ऐसा नहीं है कि ये नया विचार ट्रस्ट के सामने आया है। 2023 में भी इंडियन गवर्नमेंट मिंट यानी कि भारत सरकार की जो टकसाल है जो कि सिक्कों की ढलाई का काम करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि 100% सरकारी कंपनी है और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, उसी को ये जिम्मा दिया जाए। 2023 में भी रजत जी दिया गया था, लेकिन 1.5 महीने के अंदर बमुश्किल उस सरकारी कंपनी ने प्रोफेशनल माहौल ना होने के चलते अपने काम को वहां से खींच लिया और जो करार किया गया था उसको नल एंड वॉइड कर दिया। अगर तिरुपति की बात करें तो तिरुपति में यही सरकारी कंपनी बहुमूल्य धातुओं की जांच करती है, फिर उनका ढलाई का काम करती है और वापस सिक्कों के उसमें ईंट के तौर पर उसको रिटर्न कर दिया जाता है। मुंबई, कोलकाता, नोएडा, इसके अलावा हैदराबाद, ये 4 जगह पर इंडियन गवर्नमेंट मिंट है और हम सभी जो जानते हैं कि 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये इस तरह के जो सिक्कों की ढलाई का काम किया जाता है इसी मिंट में होता है। तो यहाँ भी उस काम को फिर से उन्हें दिया जाए। इसमें रजत जी 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि जो भी चढ़ावा दिया जाता है उसके जांच करने का एक्सपर्टाइज उन्हीं के पास है। ट्रस्ट के लोग ये नहीं जान सकते कि जो बहुमूल्य धातु आपको दिया जा रहा है वो वास्तव में असली है या नकली है। और दूसरी कि उसको ढलाई, उसकी प्रोसेसिंग, उन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी भी वो प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं। तो इन सारे पहलुओं पे बहुत गंभीरता से विचार हो रहा है, जिससे कि जो हो गया वो तो हो गया, उसके लिए कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन आगे की व्यवस्था बहुत सुचारू तरीके से की जा सके उसके लिए वॉर लेवल पर मंथन चल रहा है। रजा जी, ये बिल्कुल ठीक आप देवेंद्र कह रहे हैं। अगर वो मिंट को अगर ये सब काम दिया होता, अगर जो SOP है उसको फॉलो किया गया होता, अगर SBI ने जिम्मेदारी निभाई होती
और ये लोग अपने अहंकार में अपनी न चलाए तो शायद इतनी बड़ी समस्या देश के सामने ना होती, राम भक्तों को इतनी चोट ना पहुंचती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र पाराशर। चढ़ावे की लूट के आरोपियों की संपत्ति तेजी से बढ़ी। जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी वो करोड़पति बन गए। इसलिए इलाके के लोगों को शक तो पहले से था, लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता था। अब सारा खेल सामने आ गया तो लोगों की नाराजगी दिखाई देने लगी है। आज अयोध्या के वकीलों ने चढ़ावे में चोरी के आरोपियों के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। अयोध्या में बार एसोसिएशन के मेंबर्स की मीटिंग हुई। मीटिंग में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई। वकीलों ने चंपत राय को चेतावनी दी कि वो 3 दिन के भीतर अयोध्या से बाहर चले जाएं, वरना बड़ा आंदोलन करेंगे। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर लेंगे, किसी को अयोध्या से कुछ नहीं होगा। फैजाबाद बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कालिका प्रसाद ने कहा कि अयोध्या के वकील चढ़ावा चोरी के आरोपियों को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे और जो भी वकील उनका केस लड़ेगा उस पर एसोसिएशन 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा देगी। एसआईटी की जांच दैट इज नॉट ए कंफर्म सिचुएशन, बिकॉज ये जानबूझ करके जहां चोरी हुई वहीं के मालिक ने उसको तय कर दिया। बड़े लोग सब बाहर हैं, जिसमें 3 लोगों का नाम लिया गया, चंपक राय, चंपक राय और गोपाल राव और अनिल मिश्रा। और निपेंद्र मिश्रा जी को सीईओ बनाए जाने पर विरोध भी जताया है, क्योंकि गवर्नमेंट की मंशा उसी ओर उंगली जा रही है। एफआईआर उनके खिलाफ संघ दर्ज कराएगा और आगे चल करके मुकदमा भी लिखाएगा। एफआईआर नहीं दर्ज हुई तो मुकदमा दर्ज कराएगा, पैरवी करेगा, सीबीआई की मांग करेगा और इन लोगों का प्रोसिक्यूशन सपोर्ट करके 15 की कमेटी उनका विरोध करेगी कि वो जेल से बाहर न आने पाए। 8 लोगों के पक्ष में क्या वकील नहीं खड़े होंगे अयोध्या? खड़े होंगे वो लोग जो चाहते हैं खड़े होना। इतनी बड़ी कई करोड़ों में क्या अभी तो यही पता नहीं का कितने अमाउंट की चोरी है, तो कम से कम 5 लाख रुपए पर हेड वकील लाके यहाँ जमा करेंगे प्रमोशनल अमाउंट, और उससे प्रोसिक्यूशन की पैरवी होगी, उनको अधिकृत कर दिया जाएगा। आप चलिए पैरवी। ये पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे वो लोग अपने अच्छा, जो आरोपी है वो कम से कम 5 लाख पर हेड और हैं, वो तो 5 लाख तो दे ही सकते हैं। वो 20 लाख ले ले, हमारे 5 लाख संघ को प्रमोशनल अमाउंट दे, जिससे हम अपने प्रोसिक्यूशन की पैरवी करें और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक रीट करें। भी कहना बड़ा मुश्किल है कि बार एसोसिएशन वकीलों पर इस तरह की पेनल्टी लगा सकती है या नहीं, उसके पास अधिकार है या नहीं, और फिर जो भी आरोपी है उसको अपना वकील खड़ा करने की सुविधा तो होनी ही चाहिए। ये हमारे देश के संविधान में अधिकार दिया गया है। हालांकि ये सवाल वाजिब है कि पुलिस ने मंदिर से चोरी करने वालों का रिमांड क्यों नहीं लिया। असल में नए बीएनएस कानून के तहत पुलिस के पास लिमिटेड टाइम होता है, इसलिए रिमांड से पहले सारे डॉक्यूमेंट जुटाना जरूरी है। पुलिस से बैंक से रिकॉर्ड मांगे, लेकिन पिछले 3 दिन से बैंक बंद थे। जितने लोगों को पकड़ा गया है उनकी प्रॉपर्टी के कागजात भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, फिर उन्हें वेरीफाई किया जाएगा और फिर आरोपियों को कन्फ्रंट किया जाएगा। पैसा किसने चुराया, कितना लूटा, ये सब सामने आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज है ये पता लगाना कि 45 दिन के अलावा जिस ड्यूरेशन की सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है, उस दौरान दान का कितना पैसा चुराया गया और किसने चुराया। पुलिस को यह भी पता लगाना होगा कि क्या भगवान के मंदिर में लूट मचाने वालों को किसी का प्रोटेक्शन था, क्या लूट का माल कहीं बांटा गया। इन सारे सवालों के जवाब मिलने के बाद ही यह केस किसी कंक्लूजन पर पहुंचेगा। और जाहिर है इस इशू पर सियासत भी हो रही है। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर लगातार हमले कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने अयोध्या को बदनाम कर दिया, प्रभु राम की नगरी का नाम मिट्टी में मिला दिया। अखिलेश ने कहा वो जल्दी ही अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो अयोध्या के पुराने वैभव को फिर से लौटाएंगे। लेकिन आज योगी ने अखिलेश को करारा जवाब दिया। योगी ने कहा कि अखिलेश को अकल आ गई या फिर वो भक्तों को धोखा दे रहे हैं, ये तो उन्हें नहीं पता, लेकिन ये बात कंफर्म है कि अखिलेश भगवान राम को मानने लगे हैं। ये सनातनियों की बड़ी वैचारिक जीत है। नहीं तो इस साइकिल तो दंगा का प्रतीक है, कर्फ्यू का प्रतीक है।
लूटपाट का प्रतीक है। आप देखो कहीं भी जहां इनको मौका मिला था, इन्होंने अराजकता के सिवाय, उपद्रव के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज धोखे में रख करके फिर ये लोग राम भक्तों को धोखा देना चाहते हैं। वर्तमान के वक्तव्यों को देख करके तो लगता है समाजवादी पार्टी के मुखिया को कुछ सद्बुद्धि आई है क्या, या धोखे दे रहे हैं, धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार बन गई तो अयोध्या को चमकाएंगे। अरे अयोध्या को तो डबल इंजन सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चमका चुकी है। वहां आपके सहयोग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस सद्बुद्धि के लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आपने अंततः अयोध्या को स्वीकारा है और ये हमारी वैचारिक विजय है। योगी मुरादाबाद में थे, इसलिए उन्होंने कुंदर की बाई इलेक्शन का जिक्र किया। योगी ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सोच बाबर वाली है। बाबर ने सनातन पर अटैक किया, सनातनियों पर जुल्म किए। यही काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारें करती थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। यूपी प्रभु राम के आदर्शों पर चलेगा। यहां बाबरी सोच वालों का कोई काम नहीं। ये समाजवादी पार्टी की सोच बाबरी सोच है। ये बाबरी सोच विध्वंसक सोच होती है। ये बाबरी सोच कभी संबल के हरिहर मंदिर के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करती है। ठीक 500 वर्ष पहले संबल के साथ यही त्रासदी घटित हुई थी। अगर तत्कालीन समाज जागरूक होता, संबल में हरिहर मंदिर का कोई बाल बांका नहीं कर पाता। वहां के 67 तीर्थों का कोई बाल बांका नहीं कर पाता। वहां के 19 कूपों पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर पाता। वहां पर कोई जबरन धर्मांतरण करके स्थानीय लोगों को जबरन आक्रांताओं के पीछे चलने के लिए मजबूर नहीं कर पाता। ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विभाजन करने की नीति है, यही बाबरी सोच है। ये जातिवाद के नाम पर बांटना, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटना, जातीय मुद्दों को उठा करके समाज में विद्वेष पैदा करना, जिससे राष्ट्रवादी समाज कमजोर हो और जो लोग अपने विध्वंसक मंसूबों के साथ निगलने को तैयार होते हुए दिखाई देते हैं संस्कृति को, उन लोगों को मजबूत किया जा सके। असल में योगी इसलिए भी ज्यादा एग्रेसिव हैं क्योंकि अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे की लूट के इशू पर बीजेपी को लगातार घेर रहे हैं। उन्होंने कहा जिस तरह के सबूत सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि इसमें बड़े बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। अब कुछ लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है। इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़? जो दूसरों पे झूठे इल्जाम लगाते हैं, इस बार उनकी सच्ची चोरी भगवान ने खोल दी। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? जैसे पूरा देश और सनातनी लोग आस्था और श्रद्धा से और सनातन धर्म के लिए अयोध्या को इतना पावन स्थान मानते थे, वहां पर ही इन्होंने चोरी कर दी डोनेशन की। और सीसीटीवी में कैद है, कितनी बार सीसीटीवी बंद हुआ है वो कैद है। और सीसीटीवी का जो सीसी है, जिसका मतलब चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, गांव-गांव बात पहुंच गई है। केदारेश्वर धाम इटावा में
शिव मंदिर के निर्माण पूरे होने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दर्शन करने जाएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश अब धर्म की बात कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को याद कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं है कि यूपी के लोग समाजवादी पार्टी की सरकार का जमाना भूले नहीं है। लोगों को याद है कि अखिलेश के जमाने में कैसी महफिलें सजती थी, जनता का पैसे कहां और कैसे उड़ाया जाता था। 17 के पहले कहां तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत थी। वे बड़े घर में पैदा हुए थे। 1 बजे, 12 बजे, 1 बजे सो करके उठना, 3 बजे तक तैयार होना, 5 बजे फिर अपने मित्र मंडली के साथ बैठ जाना, और महफिल जो जमती थी फिर वो जमी ही रह जाती थी, कभी उठती नहीं थी। तो जनता जनार्दन का हालचाल लेना और विकास की योजनाओं की फुर्सती कहां से थी। बहनों और भाइयों, उसी में जो भूले भटके मिल गए तो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा कहां जाता था, ये फिजूल खर्ची में। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में चोरी से अखिलेश को अच्छा खासा इशू मिल गया है, लेकिन उनकी मजबूरी है। उन्हें बताया गया कि यह मंदिर बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाया गया था, इसलिए उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए, मुसलमान नाराज हो जाएंगे। योगी के लिए भी रामलला के मंदिर में दान की लूट एक बड़ी चुनौती है, इसीलिए योगी को यह इंश्योर करना होगा कि चोरी की रकम रिकवर हो, अभियुक्तों की प्रॉपर्टी पर भी बुलडोजर चले, राम मंदिर के पापियों को कोर्ट से कड़ी सजा मिले। योगी का अब तक का रिकॉर्ड तो यही है कि वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, सजा जरूर दिलवाएंगे। धर्म की सियासत पंजाब में भी हो रही है। आज भगवंत मान की सरकार ने अकाल तख्त के सामने सरेंडर कर दिया। बेअदबी कानून पर अकाल तख्त ने नाराजगी जाहिर की थी। आज सभी पार्टियों के विधायकों की अकाल तख्त साहब के सामने पेशी हुई। अकाल तख्त ने चेतावनी दी, उसके बावजूद भगवंत मान की सरकार बेअदबी कानून में बदलाव करने को तैयार हो गई। अकाल तख्त ने कहा कि उसकी जो आपत्तियां हैं उनको 1 महीने के भीतर दुरुस्त किया जाए। असल में आज भगवंत मान सरकार के कई मंत्री और विधायक अकाल तख्त के सामने हाथ जोड़कर पेश हुए। 5 सिंह साहिबान के सामने विधायकों की पेशी हुई और सारे सवाल जवाब का टेलीकास्ट हुआ, और वो भी लाइव। पंजाब के मंत्रियों समेत 87 विधायक इस मीटिंग में मौजूद थे। अकाल तख्त को सबसे ज्यादा आपत्ति इस बात पर थी कि इस तरह के धार्मिक कानून को पेश करने से पहले उसकी राय क्यों नहीं ली गई। जत्थेदारों ने आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों से कानून के प्रोविजंस के बारे में पूछा, तो विधायकों ने हाथ जोड़कर कह दिया कि उन्होंने जल्दबाजी में बिल नहीं पढ़ा था, इसलिए उन्हें इसकी डिटेल नहीं मालूम। फिर कुछ विधायकों ने कहा कि इस मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट न करें, इससे गलत मैसेज जाएगा। तो जत्थेदारों ने कहा कि आपकी पार्टी और मुख्यमंत्री तो बार बार कहते हैं कि हर चीज का लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, तो फिर यहां किस बात का डर। वैसे लिखी दी गल नहीं, जे आपां कहिए ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕੋਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੱਦ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਮਲੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਹੈ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿਤੇ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ? ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸੋ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਇਧਰ याली साहब ਨੂੰ ਦਿਓ। याली साहब ਦੱਸੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ? नहीं मैं नहीं पढ़ा। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਆ, ਪਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ?
मेरा ख्याल नहीं लिखी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਛੱਡੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ जथा से मैं बयान कुछ कह सकता जी वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। जैसे मैं एक बेनती करनी सी जे आप लाइव रिकॉर्डिंग ना कर देना क्योंकि बड़ा संवेदनशील मसला है तो आप ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਈਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦੋ ਚਿੱਠੇ ਫੋਲ ਦੂੰ ਮੈਂ ਖੁੱਲਾ ਮੌਕਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਲੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ डिस्कस करके उस हिसाब से इंट्रोड्यूस कर देंगे। चलो कोई नहीं। चूंकि मीटिंग में विपक्ष के विधायक भी मौजूद थे इसलिए उन्होंने सरकार को घेरा। पंजाब असेंबली में लीडर ऑफ ऑपोजिशन और कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि उन्होंने सरकार से कहा था इस विधेयक पर डिटेल में चर्चा की जाए, एसजीपीसी से भी सलाह मशवरा होना चाहिए, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, इसीलिए ये स्थिति पैदा हुई। साडी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰੂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੈਕਟ 1959 ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਟ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ शब्द नहीं बोलांगे जेड़ा सच्चाई तो दूर होए। असल में पंजाब सरकार ने इसी साल बैसाखी के मौके पर बेअदबी कानून पास किया था। जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन विधेयक में बेअदबी के लिए उम्र कैद और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रोविजन है। दोषी पाए जाने पर संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान है। बेअदबी को गैर जमानती अपराध बनाया गया है और इस तरह के मामलों की जांच डीएसपी या उससे ऊपर के अफसर ही करेंगे। एआई के जरिए होने वाली बेअदबी को भी कानून के दायरे में शामिल किया गया है, लेकिन अकाल तख्त का कहना है कि सरकार को धार्मिक मामलों में दखलंदाजी का हक नहीं है। अकाल तख्त के जत्थेदारों का कहना है कि सरकार ने जो बिल पास किया उसमें कई गलतियां हैं। बीड को स्वरूप कहा गया है, कानून में कस्टोडियन की व्याख्या गलत की गई है। अकाल तख्त के मुताबिक विधानसभा को सिख परंपराओं और शब्दावली तय करने का अधिकार नहीं है। जत्थेदारों ने कहा कि सिख शब्दावली, गुरमाता और श्री गुरु ग्रंथ साहिब से जुड़े फैसले विधानसभा नहीं पंथ और श्री अकाल तख्त तय करेगा। सरकार सुझाव भेज सकती है, आदेश नहीं दे सकती। जत्थेदारों ने सरकार से कहा कि अगर कोई डेरा सिखों और गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त लीगल एक्शन का प्रोविजन भी बेअदबी कानून में होना चाहिए। और पंथ के ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੋ ਗਿਆ तो ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਆ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੀੜ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ 100 ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਰੂਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬੀੜ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਥ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਗਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰਾ ਉਹਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮੱਦ ਵੀ ਪਾਓ। भगवंत मान की सरकार ने अब अकाल तख्त का हर हुक्म मानने का वादा किया है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार को 1 महीने का टाइम मिला है। इस दौरान अकाल तख्त की तरफ से उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार किया जाएगा। अकाल तख्त के सुझावों को कानून में शामिल किया जाएगा और उसमें उस मुताबिक बदलाव किए जाएंगे।
ਮਾਨਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਲੈ ਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी रोकने के लिए कानून बनाना एक ऐसा कदम है जो धार्मिक मामलों से जुड़ा है, सिख समाज की भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए एसजीपीसी की सलाह तो लेनी चाहिए थी। भगवंत मान इस मामले में पहले ही सबसे सलाह कर लेते, पहले ही सिख संगत से मशवरा कर लेते तो आज उनके सामने ये मुसीबत ना खड़ी होती। अब बात दिल्ली की। आज दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर दिल्ली सरकार 15,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। जो लोग 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली ईवी गाड़ी खरीदेंगे उन्हें नई नीति का फायदा होगा। दिल्ली में अब ईवी गाड़ियों पर न रोड टैक्स लगेगा, न रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदने पर 30,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर खरीदने वालों को दिल्ली सरकार 50,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी। इसके साथ साथ नई ईवी कार खरीदते समय अगर कोई अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराएगा तो उसे 1 लाख रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने आज यह भी ऐलान किया कि अगले साल 1 जनवरी से दिल्ली में पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलने वाले 3 व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन होगा। अप्रैल 2028 से दिल्ली में सिर्फ ईवी 2 व्हीलर बिकेंगे। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के साथ साथ इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करेगी। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है, जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है। आम जनता के लिए ये एक बहुत ही लाभकारी योजना होने वाली है क्योंकि जो डिफरेंस ईवी पॉलिसी ईवी व्हीकल्स में होता था और अन्य व्हीकल के बीच में था, हमने इन सब्सिडीज के माध्यम से उस डिफरेंस को कम करने का प्रयास किया है। पर हमने इसमें 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन जो है, N1 ट्रक्स जो है, ग्रामीण सेवा, इन सबको इसमें इंक्लूड किया है। दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से होता है, इसलिए पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हटाना जरूरी है। सिरसा ने कहा उन्हें पूरा यकीन है कि इतनी ज्यादा सब्सिडी मिलने के बाद दिल्ली के लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही अपनाएंगे। 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, हैवी व्हीकल्स, बसेस, सबके लिए, ताकि दिल्ली का पोल्यूशन कम तभी हो पाएगा अगर व्हीकुलर पोल्यूशन में ई व्हीकल्स के आएंगे और उसका ऑल्टरनेटिव बनेंगे आइस, जो इसको फ्यूल व्हीकल्स कहते हैं। तो मेरा मानना है कि जो मुख्यमंत्री जी ने एक लंबे चौड़े पैकेज भी दिया जिसके चलते 7,000 करोड़ के डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, 8,000 करोड़ के लगभग टैक्सेस के बेनिफिट्स हैं, तो 14-15 हज़ार करोड़ रुपया जो दिल्ली सरकार का इस पॉलिसी के माध्यम से लगेगा वो पोल्यूशन के लिए एक बहुत कारगर साबित होगा। और बड़ी बात इसमें यह कि अब तक का सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव्स दिए गए, इंसेंटिव्स दिए गए हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। जो यहाँ पर बेनिफिशरीज को सब्सिडी दी गई है वो सबसे ज़्यादा देश में अगर कोई दी गई है तो दिल्ली सरकार है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स को बाहर करके ई व्हीकल्स लाए जाएं और दिल्ली के पोल्यूशन के ऊपर कंट्रोल किया जाए। ईवी कार्स पर इंसेंटिव देने का दिल्ली सरकार का फैसला अच्छा है। पॉल्यूशन को कम करने के लिए ईवी व्हीकल्स के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, लेकिन लोग अभी भी ईवी कार खरीदने में डरते हैं। लोगों को लगता है कि लंबी यात्राओं में चार्जिंग स्टेशंस कम पड़ जाएंगे। फिर लोग कहते हैं कि ईवी कार्स की टेक्नोलॉजी डिज़ाइन बहुत तेज़ी से बदलती हैं
और मॉडल लेने के कुछ ही साल बाद वो आउटडेटेड हो जाती हैं। कई जगह ईवी टेक्नोलॉजी को लेकर भी सवाल उठे हैं। बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं जहां इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई भी खराबी हो तो पूरी गाड़ी बंद हो जाती है। इन गाड़ियों को ठीक करने के लिए ट्रेन मैकेनिक्स की भी अभी कमी है। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है तो इस तरह की प्रॉब्लम सामने आती हैं, लेकिन धीरे धीरे इन खामियों को दूर करना और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पेट्रोल डीजल कारों के मुकाबले सस्ता करना सही दिशा में एक कदम है। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में टीटी का पेपर लीक हुआ और जांच में इसका कनेक्शन बिहार से निकला। मुंबई पुलिस ने पेपर लीक कराने के आरोप में पटना के राजीव शाह और आकाश कुमार के अलावा हरियाणा के धीरज सिंह को भी अरेस्ट किया है। इस केस में बिहार के ही एक शख्स विजेंद्र गुप्ता और सोनीपत के कपिल दहिया की तलाश है। विजेंद्र गुप्ता बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। उसे इस पेपर लीक नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जांच में पता चला कि विजेंद्र गुप्ता का नाम इससे पहले बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा नीट यूजी 2024 और ओडिशा एसएससी जेई पेपर लीक में भी आ चुका है। ओडिशा के एसएससी जेई परीक्षा पेपर लीक मामले में विजेंद्र गुप्ता को बालासोर से अरेस्ट किया गया था। मार्च 2024 में उसे जमानत मिल गई और इसके बाद बिहार शिक्षक भर्ती मामले में विजेंद्र गुप्ता ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था। अब विजेंद्र गुप्ता का नाम महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक में आया है। गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि वो लोग बलिंदर नाम के व्यक्ति के कांटेक्ट में थे, उसके लिए काम कर रहे थे। जब पुलिस ने इसका वेरिफिकेशन कराया तो विजेंद्र गुप्ता ही बलिंदर निकला। पुलिस की जांच में पता चला कि पेपर आगरा की प्रिंटिंग प्रेस में छपा था। माहिम पत्रम प्राइवेट लिमिटेड में 4 सेट तैयार किए गए थे। इस क्वेश्चन पेपर के चारों सेट महाराष्ट्र के वाशिम, जालना और लातूर भेजे गए थे। वहां से पेपर्स को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया जाना था, लेकिन उससे पहले ही पेपर के चारों सेट पेपर लीक गिरोह के पास पहुंच गए। गिरोह के मेंबर पेपर को लेकर दिल्ली से ठाणे आए और इसे 1.5 करोड़ में बेचने की तैयारी हो रही थी, लेकिन ये लोग पेपर को बेच पाते इससे पहले पुलिस ने इस गिरोह को दबोच लिया। क्वेश्चन पेपर के चारों सेट बरामद कर लिए। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से आज इस केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। पूरा जो पेपर लीक करने वाला गैंग है ये महाराष्ट्र से के बाहर से ही ऑपरेट कर रहे थे ये लोग सारे, और एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमें पता चला है कि ये और इन्वेस्टिगेशन में कि ये लोग जो पेपर का जो प्रिंटिंग होता है ये आगरा की एक प्रेस में हो रहा था और उस वजह से शायद बाहर से इसमें लोग इन्वॉल्व थे। इसमें जब हमारे पास 3 अक्यूज अरेस्ट हुए थे, इसमें एक बलिंदर कुमार के नाम सामने आया था। वेरिफिकेशन के बाद पता चला कि ये बीरेंद्र कुमार गुप्ता इसके नाम से इसको बिहार में जाना जाता है इस आदमी को, और ये काफ़ी सारे इस तरह के हमारे देश की पेपर लीक के एग्जाम्स में इन्वॉल्व रहा है। कपिल दहिया के बारे में जब हमारी टीम्स वहाँ पहुंची तो पता चला कि ये कुछ और इस तरह की पेपर लीक के केसेस में भी ये वांटेड है। महाराष्ट्र में टीटी का एग्जाम 28 जून को होना था। 4 लाख से ज्यादा टीचर्स इस एग्जाम में शामिल होने वाले थे, लेकिन इम्तिहान से 24 घंटे पहले पेपर लीक हो गया। महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल को इम्तिहान कैंसिल करना पड़ा, इसलिए इस पर सियासत शुरू हो गई। महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने आज विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया, चर्चा की मांग की और इसके बाद वॉकआउट किया। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि सरकार फेल हो चुकी है, इसे छुपाने के लिए एसआईटी की जांच का दिखावा किया जा रहा है, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। एसआईटी टाइम पास करने के लिए रखी गई है। आपने देखा होगा कि अशोक खरात के मैटर में भी गए सेशन में एसआईटी का रिपोर्ट अभी तक गया नहीं। तो सरकार एसआईटी बनाकर समय पास करने की जो व्यवस्था बनाती है और जो हजारों टीचरों का, लाखों टीचरों का जो नुकसान हुआ है वो कौन भर के देगा। जिस तरह से नीट के एग्जाम में बच्चों ने आत्महत्या की, क्या जिनकी जाने गई वो वापस ला के देगी सरकार? सरकार का ये फेल्योर है और फेल्योर छुपाने के लिए इस तरह की एसआईटी बनाने का काम सरकार करती है और सरकार का फेल्योर इसमें स्पष्ट होता है।
शरद पवार की पार्टी के नेता जितेंद्र अवार्ड ने पेपर लीक के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। जितेंद्र अवार्ड ने कहा कि लाखों लोगों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और शिक्षा मंत्री हंस रहे हैं। इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। नहीं होगा, इसमें सब सरकारी लोग ही शामिल है। पेपर बाहर काय को भेजना था? महाराष्ट्र के बाहर पेपर छापने के लिए, सेटिंग करने के लिए काय को भेजना था? क्योंकि मेरी चोरी यहाँ पकड़ी जाएगी, बाहर भेज दूं तो कुछ होगा नहीं। वो मंत्री जिस तरीके से हंस रहा था उसको तो कोई गंभीरता भी नहीं थी। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने कहा कि इस मामले में हल्की बात नहीं करनी चाहिए। एसआईटी बना दी गई है, रेड्स चल रही हैं, जो भी इस लीक में शामिल होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो आरोपियों पर मकोका भी लगाया जाएगा। जिम्मेदार अधिकारी गण के ऊपर एसआईटी की जिम्मेदारी दी गई है। मैं समझता हूं इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा और आपने देखा होगा कि सरकार इसमें बहुत सीरियस है और इसके लिए एसआईटी भी गठित की गई है और मौका लगाने का भी प्रावधान किया गया है। तो इसका मतलब है कि सरकार एकदम सीरियस है और जो भी इसके इन्वेस्टिगेशन में आएगा उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। नोट करने वाली बात यह भी है कि बिहार में आज फिर एग्जाम में धांधली हुई। आज फिर खबर आई, बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्जाम में खगड़िया पुलिस ने 15 लोगों को अरेस्ट किया। इसमें सॉल्वर गैंग के लोग, सेंटर सुपरिटेंडेंट और स्टूडेंट सब शामिल हैं। यहां सॉल्वर गैंग ने अभ्यर्थियों से एग्जाम पास कराने के बदले में 5 से 6 लाख रुपए की डिमांड की। गारंटी के लिए ब्लैंक चेक ले लिए। सॉल्वर गैंग ने एग्जामिनर्स को भरोसा दिलाया कि वो सेंटर में नकल कराएंगे, जो सवाल पेपर में पूछे जाएंगे उनके जवाब लिखकर भेजेंगे। लेकिन पुलिस को पहले इसकी खबर लग गई। छापा मारकर एग्जाम देने वालों को, सॉल्वर गैंग को और सेंट जेवियर स्कूल के केंद्र अधीक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब इस गिरोह के सरगना की तलाश कर रही है। फ्री एंड फेयर एग्जाम कराना हर सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। नीट की तरह हर एग्जाम में एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस का सहारा तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पेपर लीक को रोका जरूर जा सकता है। इसके लिए राज्यों और केंद्र सरकार को मिलकर एक फूल प्रूफ सिस्टम तैयार करना पड़ेगा जो सब जगह लागू हो, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात मिडिल ईस्ट की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज दावा किया कि कल कतर में ईरान के साथ पीस डील को आगे बढ़ाने की बातचीत होगी, लेकिन ईरान ने ट्रंप के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ दोहा में किसी बातचीत का कोई प्लान नहीं है। ईरान के उपराष्ट्रपति ने कहा, जब तक अमेरिका एमओयू की शर्तें पूरी नहीं करता तब तक उससे कोई बात नहीं होगी। असल में पिछले 2 दिन से ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे के ठिकानों पर अटैक किए हैं। पिछले हफ्ते ईरान ने होर्मुज से गुजर रहे एक टैंकर को टारगेट किया था। इसके बाद अमेरिका ने होर्मुज के आसपास ईरान के फौजी अड्डों पर बम बरसाए। जवाब में ईरान ने भी बहरीन और कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया। इसके बाद ईरान ने कह दिया कि अगर अमेरिका ऐसे हमले जारी रखता है तो स्टेट ऑफ होर्मुज को फिर से बंद कर दिया जाएगा। ईरान की धमकी के बाद अमेरिका ने हमले बंद करने का ऐलान किया और आज ट्रंप ने बातचीत की नई डेट अनाउंस कर दी। लेकिन ईरान ने मांग की है कि पहले इजराइल की सेना लेबनान से पीछे हटे, अमेरिका धमकियां देना बंद करे, तभी बातचीत का कोई मतलब निकलेगा। अब ट्रंप कहते हैं कि ईरान के साथ शांति समझौता हो गया, पर दोनों मुल्क एक दूसरे पर बारूद बरसा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि कतर में ईरान से बात होगी। ईरान ने कहा अभी कोई मीटिंग तय नहीं हुई है। ट्रंप ने कहा कि स्टेट ऑफ होर्मुज खुला है। ईरान ने कहा वो स्टेट ऑफ होर्मुज को फिर से बंद करना चाहता है। इसीलिए बहुत कंफ्यूजन है। दुनिया के सारे मुल्क इस वॉर से परेशान हैं। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से डर का माहौल है। सब चाहते हैं कि दोहा में किसी तरह मीटिंग हो जाए और इस जंग से पीछा छूटे, क्योंकि दुनिया का हर मुल्क चाहता है कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो, तेल के दाम कम हो और बिजनेस नॉर्मल हो जाए।
आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से भी बुरी खबर आई। पाकिस्तान ने कल रात अफगानिस्तान में भयंकर बमबारी की है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने आधी रात को अफगानिस्तान के 3 इलाकों पर बम बरसाए। इस हमले में 36 लोगों की मौत हो गई, 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। पाकिस्तान ने इसे कराची में हुए आतंकी हमले का बदला बताया है। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तरार ने कहा कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने 2 लेवल पर ऑपरेशन चलाया। पहला ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में किया गया। पाजौर जिले में टीटीपी कमांडर खान फरोज समेत 4 आतंकियों को मार दिया गया और इसके बाद तालिबान के 3 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें 25 आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान के हमले से तालिबान बुरी तरह भड़क उठा है। तालिबान ने इसे बर्बर और क्रूर हमला बताया। तालिबान सरकार के डिप्टी स्पोक्सपर्सन हमदुल्ला फितरत ने कहा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पहले रात 12:30 बजे बम बरसाए, रिहायशी घरों और मस्जिदों को निशाना बनाया, जिनमें कुछ आम नागरिक और बच्चे भी मारे गए। लोकल लोग मलबे से इनके शव निकाल रहे थे, घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा रहे थे। तभी पाकिस्तान के फाइटर जेट लौट कर आए। 25 मिनट बाद फिर से उन्हीं ठिकानों पर बम बरसाए और इस हमले में रेस्क्यू में जुटे लोगों की भी मौत हो गई। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि वो इस हमले का बदला जरूर लेंगे। उधर एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान सरकार गैर कानूनी अफगानी नागरिकों पर भी एक्शन की तैयारी में लग गई है। पाकिस्तान के होम मिनिस्ट्री ने यह आदेश जारी किया कि अगर 10 जुलाई से कोई अफगान नागरिक बिना वैध वीजा के पाकिस्तान में रहता हुआ पाया गया तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लद्दाख हमारे देश की सबसे सुंदर जगहों में से एक है। यहां पर कुछ टूरिस्ट ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर उनके खिलाफ एक्शन हुआ। लद्दाख में टूरिस्ट ने रील बनाने के लिए स्टंट किए, गाड़ियों को पैगोंग लेक, चांगथांग और नुब्रा में दौड़ाया। जैसे ये रील्स सोशल मीडिया पर अपलोड की गई, वीडियोस के आधार पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस ने 4 गाड़ियों को सीज कर लिया। हर गाड़ी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया और उसके बाद ही इन्हें छोड़ा गया। लद्दाख की खूबसूरत वादियों और नीले पानी वाली साफ सुथरी पैगोंग लेक को देखने वाले लाखों पर्यटक हैं, लेकिन कुछ टूरिस्ट ऐसे स्पॉट पर गलत हरकतें करते हैं, एनवायरमेंट नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए लद्दाख प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर बीके सक्सेना ने कहा कि लद्दाख टूरिस्ट का खुले दिल से स्वागत करता है। टूरिस्ट को घूमने फिरने की पूरी आज़ादी है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि टूरिस्ट एनवायरमेंट और एनिमल्स को नुकसान पहुंचाएं। रील बनाने के चक्कर में लोग सब कुछ भूल जाते हैं। यह भी ध्यान नहीं रहता कि लद्दाख जितना खूबसूरत है उतना ही सेंसिटिव भी है। यहां बहुत सारे एरियाज में एंट्री बैन है, इसलिए लद्दाख जाइए, कुछ दिन बिताइए, पर सावधानी बरतिए। चलते चलते आपको बाबा बर्फानी के बारे में बता दूं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पूरे रीति रिवाज के साथ बाबा बर्फानी की पूजा की। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। इस साल यात्रा के दौरान कई नई सुविधाएं स्टार्ट की गई हैं। फैसिलिटेशन सर्विसेज को भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन के बजाय तावी नदी के किनारे शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ श्रद्धालुओं के रहने के लिए कैंप बनाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन या फुटपाथ पर ना सोना पड़े। हर जगह लंगर और रजिस्ट्रेशन सेंटर होंगे। यात्रा मार्ग पर 2 बड़े हॉस्पिटल बनाए गए हैं। करीब 300 डॉक्टर्स भी यात्रा के रूट पर तैनात रहेंगे। सुरक्षा को देखते हुए इस बार हर यात्री को एक QR कोड दिया जाएगा। इसमें यात्री का पूरा डिटेल रहेगा। अभी तक करीब 4 लाख श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्टर कर चुके हैं। प्रशासन का अनुमान है कि इस बार श्रद्धालु की संख्या पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अलग अलग मंत्रालयों के सचिवों के साथ मीटिंग करेंगे। बड़े रिफॉर्म्स पर बात होगी। यूपी कांग्रेस के 9 नेता कल रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। योगी आदित्यनाथ कल रामपुर में विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कल दोहा में अमेरिका और ईरान की हाई लेवल मीटिंग हो सकती है।
आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 8:30 बजे होगी।